हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, हम लोग आपको सॉल्व करा रहे हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर की ये बुक, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं आज सेट नंबर 253 पर। एसएससी एमटीएस का ये टेस्ट पेपर है। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग, बहुत ही सिंपल पेपर इसका हुआ करता है। 150 नंबर का पेपर हुआ करता है ये। हालांकि अभी एसएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी नहीं किया है, कब आएंगे अगली वैकेंसी इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग अपनी तैयारी में जुटे रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएंगी ये तो नहीं पता, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स कब होने हैं इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ ही साथ मैं माफ़ी चाहूँगा, सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें पता नहीं किस वजह से मुझे खुद नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरी मेहनत सारी बेकार हो गई है। उसमें वॉइस क्वालिटी बिल्कुल जीरो रह गई, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया वीडियो देखने में। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा उस वीडियो के लिए। हम उसको शाम में दोबारा अपलोड करेंगे 8 बजे, आप उसके लिए तैयार रहेगा वीडियो के लिए। अभी फ़िलहाल हम लोग सोल्व करा रहे हैं आपको ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ एक सेट पेपर, इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यस, सो यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गलीवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। देखिए, गलीवर्स ट्रेवल्स एक किताब का नाम है। क्या नाम है ये एक बुक का नेम है। और बुक के जो नेम होते हैं इनके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, इनके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भले ही इसके आखिरी में ऐसा आ रहा हो, लेकिन ये नाम ही रहेगा, ध्यान रखिए। इसका हमें कैसे पता चला, आगे लिखे हुए एन इंटरेस्टिंग बुक से। एन इंटरेस्टिंग बुक यानी कि एक इंटरेस्टिंग किताब है, इसका मतलब ये एक है, प्लूरल नहीं है, इसलिए इसके साथ में आर न लगा करके हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इस लिहाज से इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी एरर। ये सेंटेंस आपका बी पार्ट में इस लगाने से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, कह रहा है कि एदर परमीत और ज्योति हैव कमिटेड द क्राइम। सेंटेंस जब भी कभी कनेक्टेड हो एदर और से, या फिर नाइदर नोर से, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से। सो हम लोग इनके बाद जो वर्ब आया करती है, यहाँ दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं। एक तो एदर के बाद होता है, एक नाइदर के बाद होता है, नॉट ओनली के बाद होता है, दूसरा इनके बाद होता है। जब दो सब्जेक्ट इस तरह से कनेक्टेड हों, इन तीनों में से किसी एक से भी, सो वर्ब हमेशा नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग आएगी, ये ध्यान रखें आप। जब दो सेंटेंस आइदर और से, नाइदर नोर से, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हों, तो वर्ब हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये ध्यान रखें आप। नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, बाद वाले याद मत रखें। सेंटेंस में कुछ इस तरह जुड़े होंगे, आइदर के बाद एक सब्जेक्ट होगा और के बाद एक और सब्जेक्ट होगा, दूसरी वर्ब जो आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ सेंटेंस में यही होगा। कह रहे हैं कि आइदर परमीत और ज्योति, ज्योति के हिसाब से आप लगाएंगे वर्ब, ज्योति सिंगुलर है इसलिए आपको लगानी पड़ेगी सिंगुलर ही वर्ब। हैज़ का इस्तेमाल आप करेंगे, इस सेंटेंस में सी पार्ट में हो जाएगी एरर। मैंने कहा जो सब्जेक्ट नज़दीक होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। इस बात को आपको कान में लीड लगा करके और उंगली देकर सुनना था कान में अपनी, जिससे कि आप इसको ध्यान से सुन सकें। क्यों? अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाए तो कुछ इस तरह से ठीक होगा। यस यस, जैसे कि डू या डज में से कोई भी एक मैंने शुरू में लगा दिया। एदर शी और आई प्ले क्रिकेट। हालांकि इस तरह का सेंटेंस का फॉर्मेशन कभी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन भगवान न करे अगर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए आपको पहले ही तैयार रहना है मेरे साथ में। हम लोगों का ये मानना है कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो पूरी कमांडो ट्रेनिंग के साथ जाएं। हमारे अंदर कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बहानों का खेल अब नहीं रहा। आप एग्ज़ाम देने के बाद ये नहीं कह सकते कि अगर मैं 2 महीने और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, या मैं सौरभ सर की वीडियो थोड़ा पहले देख लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। देखिए, ज़रूरी है आपको वीडियो देखना हमारी। क्यों ज़रूरी है? आप सिर्फ हमारी कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद फैसला ले लेंगे आपको हमारी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है।
ये मैं समझता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों हमारी वीडियोस पे इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, जबकि सब्सक्राइबर 3000 क्रोज़ हैं और व्यूज़ 100 भी नहीं आते हैं। अब या तो बच्चे डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं वीडियो को, या फिर वो बच्चे देख ही नहीं रहे हैं वीडियो को। लेकिन आप कम से कम ऐसा ना करा करें, वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, वीडियो को डायरेक्ट देखें, हमें भी कुछ फ़ायदा हो। व्यूज़ और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कम से कम व्यूज़ तो काउंट हो आपका। आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके देखते हैं, इसमें हमारा नुकसान हो जाता है। आपका फ़ायदा हम कर रहे हैं तो आप हमारा भी फ़ायदा कीजिए थोड़ा सा, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ये मेरा अधिकार बनता है आप लोगों पर। देखिए यहाँ सेंटेंस के शुरू में आ गया डू डस, तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है ये। अगर हम बात करें रूल्स के अकॉर्डिंग, जो किताब बोलती है, किताब बोलती है जब दो सेंटेंस एदर और से कनेक्ट हो तो वर्ब बाद वाले हिसाब से आती है। अगर मैं बाद वाले हिसाब से देखूं तो मैं यहाँ डू लगा दूंगा, लेकिन मैंने क्या बोला, जब सेंटेंस एदर और, नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हो तो वर्ब नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग आती है। मेरी इस बात पे आप जोर दे करके ध्यान से सुनना, वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अभी फिलहाल हेल्पिंग वर्ब के नज़दीक ये वाला सब्जेक्ट है, ना कि ये वाला, इसके हिसाब से यहाँ वर्ब आनी चाहिए थी। अब आप बताइए कि यहाँ पे डस सही रहेगा या डू सही रहेगा। यहाँ आपका सेंटेंस पे डस आएगा। भगवान ना करे कल को इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में आ जाए, सो मुझे पक्की उम्मीद है कि ये जो 100 स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे, ये डेफिनेटली करके आएंगे। बाकी का मुझे भरोसा नहीं है करके आएंगे नहीं आएंगे। और आप कोशिश कीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इसी तरह के सेंटेंस एग्जाम में आए, कम से कम आपका तो फ़ायदा हो, जो नहीं देख रहे उनका तो कम से कम नुकसान हो। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। यहाँ उसने शुड का इस्तेमाल करा। शुड का पहला मीनिंग तो होता है चाहिए के अर्थ में, सबसे पहली बात, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कर्तव्य के अर्थ में, सुझाव के अर्थ में, या निर्देश के अर्थ में। यस, चाहिए। सो द स्ट्रीट आर सो वेट, सड़कें भीगी हुई हैं। इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट, कल रात बारिश होनी चाहिए थी। कल रात बारिश होनी चाहिए थी, कल रात बारिश हुई होगी, ये कहना चाहिए आपको, कल रात बारिश हुई होगी। इट माइट हैव, आप शुड की जगह इस्तेमाल कीजिए माइट का, तो जाकर के सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, तभी आपको इसका नंबर मिलेंगे। यानी कि इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है आपकी एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि ओवर वेकेशन इज़ बिटवीन 12 मई टू 12 जून। इस सेंटेंस को आप दो तरह से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो स्ट्रक्चर होता है आपका फ्रॉम और टू का, दूसरा स्ट्रक्चर होता है आपका बिटवीन और एंड का। बिटवीन और एंड का, फ्रॉम के साथ चलता है टू, बिटवीन के साथ चलता है एंड। इससे एग्जाम में एक बहुत शानदार प्रॉब्लम आई थी, मैं वो भी बताऊंगा आपको। फिलहाल इस सेंटेंस को देखें। कह रहा है कि ओवर वेकेशन इज़ बिटवीन 12 मई टू 12 जून। बिटवीन 12 मई टू 12 जून। अब वो इसके साथ ये लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये गलत हो जाएगा आपका। यस, आपको बिटवीन के साथ लगाना चाहिए, तो एंड। क्या लगाना चाहिए? एंड, या फिर आप बिटवीन को हटा के लगा दीजिए फ्रॉम। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो इस तरह से सेंटेंस के दो पार्ट में हो जाएगी एरर। कितने पार्ट में एरर हो जाएगी? दो पार्ट में, बी में भी और सी में भी, और दोनों ही जायज़ भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक वाला मुझे इसमें कह रहा है तो मैं बुक वाले की बात मानते हुए आपके एरर उसी पार्ट में रख दूँ। जी नहीं, दोनों ही एरर ठीक हो जाएंगी। आप फ्रॉम 12 मई टू 12 जून भी कर सकते हैं, बिटवीन 12 मई एंड 12 जून भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक रहेंगे। आप इस सेंटेंस के बी और सी दोनों ही पार्ट में एरर निकाल सकते हैं। अब उस सेंटेंस को सुनिए जो एग्जाम में आया और बच्चों का उसने सिर चक्कर आया। आई टीच इंग्लिश हेयर डैश 12 PM डैश 1 PM। यस, सेंटेंस कुछ इस तरह का एग्जाम में आया। अब जरा देखिए, यहाँ पर उसने आपको ऑप्शन दिए थे सेंटेंस में। पहला ऑप्शन दिया उसने आपको बिटवीन एंड, दूसरा ऑप्शन दिया उसने आपको फ्रॉम टू। क्या ऑप्शन दिया? फ्रॉम टू, फिर सो एज, और फिर एज। अब जरा आप सोच के देखिए, क्या इसके अंदर ऑप्शन आना चाहिए? आई टीच हेयर, आई टीच इंग्लिश हेयर बिटवीन 12 PM एंड 1 PM, फ्रॉम 1 PM 12 PM टू 1 PM। आप क्या इसका आंसर लगाएंगे अगर आप एग्जाम में होते तो? यस, देखिए मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसने कहा कि राइट 6 नंबर 6 इवन नंबर बिटवीन, राइट 6 इवन नंबर बिटवीन 2 एंड 20। आपको 2 और 20 के बीच के 6 इवन नंबर बताने हैं।
इसका मतलब ये हुआ इनके बीच के, यानी कि आप ना तो इसे लेंगे ना ही इसे लेंगे, आपको इनके बीच के बताने हैं। 4, 6, 8, 10, 12 कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आप शुरू वाले को और आखिरी वाले को नहीं ले सकते। जब उसने बिटवीन कह दिया है तो इसका मतलब ये दोनों जने रेस से बाहर हो गए आपके पहले ही। आप इन दो को नहीं ले सकते, मतलब नहीं ले सकते। कन्फर्म हुआ। फ्रॉम और टू और कहता है यहाँ पे राइट 6 इवन नंबर फ्रॉम 2 to 20, तो आप यहाँ पे 2 को भी ले सकते थे और 20 को भी ले सकते थे। ये ध्यान रखें आप। ये है फ्रॉम और टू में अंतर। बिटवीन और एंड में आप उन दो वर्ड्स को नहीं लेंगे, फ्रॉम और टू में आप उन दो वर्ड्स को भी ले सकते हैं। अब अगर मैं इस सेंटेंस में आऊँ तो कह रहा है कि मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ 1 बजे से 12 बजे के बीच में। 1 और 12 बजे के बीच में कुछ होता ही नहीं है। यस, इस बीच में कुछ नहीं होता है, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए बीच में। 12 के बाद 1 ही बजेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि 12:30, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। इससे कि टाइमिंग नहीं होती हैं, ये नहीं माना जाता है इसको। तो आप यहाँ पर फ्रॉम और टू लगाइए। मैं 12 से 1 बजे तक यहाँ पढ़ाता हूँ। सो ये इस तरह से एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस एग्जाम में दिया और बच्चे बेवकूफ़ बन करके आए। लेकिन आप मेरे बच्चे हैं, आपको एग्ज़ाम में इस सेंटेंस से बेवकूफ़ नहीं बनना है। यस, याद रहेगा आपको खूब अच्छे से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रॉम टू। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि ही इज़ वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल टू रिटर्न हिज बुक। उसने लगाया एंग्री के साथ में ऑन। अब ये कुछ इस तरह की बातें हो गई हैं जो मुझे बताते बताते अब आपको मुद्दत हो गई है। यस, एंग्री के साथ आपका आता है विद। क्या आता है एंग्री के साथ आपका? विद। एंग्री के साथ आपका आता है एट। एंग्री के साथ आपका आता है टू। एंग्री के साथ अगर विद हो तो कोई पर्सन के लिए, एट किसी के बिहेवियर के लिए, टू किसी के प्रपोजल के लिए। सो यहाँ पे एंग्री विद, एंग्री एट, एंग्री टू तीनों बता दिए मैंने आपको। यहाँ साथ में खड़ा हुआ वो व्यक्ति, क्योंकि मी आया हुआ है इसका कोई पर्सन है। जब व्यक्ति खड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर लगाएंगे विद ही। क्या लगाएंगे? विद। ही इज़ वेरी एंग्री विद मी बिकॉज आई फेल टू रिटर्न हिज बुक। इन सभी बातों को आप लिख लिया करें बच्चों, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, एक बड़ी सी कहावत अंग्रेजी के अंदर, मैनी आ लिटिल, मैनी आ लिटिल मेक्स अ मिकिल। मैनी आ लिटिल मेक्स आ मिकिल। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस तरह के रूल्स को अगर आप बार बार लिखते रहेंगे तो मेरा तो ये पक्का दावा है आपको कि आप रूल्स नहीं भूल सकते। कोशिश भी करोगे ना बड़ी बड़ी इरेजर लेकर के, तब भी आप दिमाग से अपने रूल्स इरेज नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना आप। द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। द सोशल एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट कहा तो इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसने सिंगुलर वर्ब लगाई वॉज। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत है कि उसने मर्डर लगाया? बी की फैमिली के साथ में या तो आप लगाइए ING या आप लगाइए थर्ड फॉर्म। यस, ये तो पता है ना, बी की फैमिली के साथ या तो आएगी ING या थर्ड फॉर्म। और आपको एग्जाम में करना क्या है? एग्जाम में आपको सिर्फ एरर ही तो निकाल के आनी है। आपको अंग्रेजी का मास्टर तो नहीं बनना ना, आपको एरर निकाल के आनी है। लेकिन मैं आपको अंग्रेजी का मास्टर बना रहा हूँ। आपको ऐसा कर दूंगा कि अगर आपके सामने कोई टीचर बैठ के पढ़ाए तो आपको मजा ना आए। ये हमारे यहाँ का भी रूल है, सेंटर का भी। जो बच्चा हमारे यहाँ 10 से 15 दिन पढ़ ले फिर वो कहीं एडजस्ट नहीं होता है। अब वो पढ़ेगा तो हमारे यहाँ पढ़ेगा, नहीं तो कहीं नहीं पढ़ेगा। ये मैं लिख के बोलता हूँ बच्चों को, गारंटी। बस 10 दिन पढ़ ले उस पर किसी तरह से। मेरे साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, बस इसी वजह से बच्चे अगर गायब हो जाएँ तो हो जाएँ, वरना एक बार आप फंस गए तो आप दोबारा कहीं नहीं फंसेंगे, ये गारंटी है। यहाँ वोज के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी होगी, वोज मर्डर्ड। क्या करना होगा? वोज मर्डर्ड। तो इस सेंटेंस के आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आप कहेंगे सर ING फॉर्म क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट था आपका रिसीवर, ना कि डूअर। अगर डूअर सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म में ING, और अगर रिसीवर सब्जेक्ट हो तो आपको लगाने होंगे थर्ड फॉर्म में ही। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनलेस द गार्ड विल ब्लो द विसल। सेंटेंस में आई आपकी डबल मॉडल वर्ब। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक ही सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। अगर कभी ऐसा है तो आपको until, unless, in case, provided, as long as soon as,
व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर, इफ। देखिए बच्चों, मैं कभी भी आलकस नहीं करता आपको रूल सिखवाते हुए, और यही आशा मैं आपसे करता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर ये रूल बार बार बता रहे हैं, मैंने तो एक बार लिख लिया है, अब तो मेरे याद भी हो गया, अब क्या लिखना, बस खूब अच्छे से याद हो गया, अब क्या लिखूँ, बस अब तो मेरे याद हो गया है। अगर याद हो गया है और खूब अच्छे से याद हो गया है तो आप मुझसे आगे आगे बोला करें और फिर लिखा करें, या मेरी वीडियो को पॉज करके फिर लिखा करें, आगे आगे लिखा करें, लेकिन लिखना हर बार है, ये मैं आपको बता दूं। ये मेरा आपको एक ऑर्डर है, आज प्रार्थना नहीं है। आपको हर रूल हर बार लिखना है, अगर आपको मेरे जैसे ही ग्रामर करनी है तो। जब भी सेंटेंस आए तो आप उसका पोस्टमार्टम कर दें वो सेंटेंस का। यस, आप पूरा बता दें कि यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं। तो जब भी सेंटेंस में हो डबल मॉडल वर्ब, तो इनके बाद वाली मॉडल वर्ब कभी भी नहीं लगाएंगे आप। इनके बाद मॉडल वर्ब यहाँ यही करा है, अंटिल द गार्ड विल ब्लो। आपको विल ब्लो की जगह करना होगा सेंटेंस को ओनली ब्लोज। ब्लो का मतलब होता है बजाना। क्या होता है ब्लो का मतलब? बजाना। इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी इस तरह से एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर है आपका 8। क्या कह रहा है भाई, उसको देखो ध्यान से। कह रहा है कि आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। क्या ऐसा संभव है? नहीं भाई नहीं। डील समझौते के लिए लगता है। यहाँ पे आई बुक जो है आपका काउंटेबल है। अच्छा होगा आप अ ग्रेट डील ऑफ बुक की जगह अ लॉट ऑफ बुक लगा दो, आप लॉट्स ऑफ बुक लगा दो, अ नंबर ऑफ बुक्स लगा दो, यस अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स लगा दो। अरे बहुत सारे वर्ड है भाई, कम से कम ये नहीं आएगा, बस ये पक्की बात है। सो आपकी इस सेंटेंस में हो जाएगी बी पार्ट में एरर। इस तरह से करने पर अ ग्रेट डील जो है, अ ग्रेट डील एक मात्रा को शो करता है। इसके साथ में आप कोई अनकाउंटेबल नाउन तो लगा सकते थे, लेकिन काउंटेबल नाउन आप इसके साथ नहीं लगा सकते। किसी मात्रा को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अ ग्रेट डील का। किसका? अ ग्रेट डील का। इसके साथ लगा सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यस, उसके बाद में हमने जो लगाया अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग मात्रा और संख्या दोनों के लिए ही। इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, ये ध्यान रखें। यस, सो दोनों ही ठीक है सेंटेंस आपके। फिलहाल इस सेंटेंस में है आपका फिलहाल सेंटेंस में आपके हो जाएगी बी पार्ट में एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 9। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकैपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। यहाँ अगर आप गौर करें तो उसने कहा द इंडियंस लगाने का मतलब ये हुआ, क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर के साथ में दा लगा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा हिंदी के साथ में दा लगा दिया तो ये पूरी जाति को शो कर रहा है। आपने डॉग के साथ दा लगा दिया तो पूरी जाति को शो कर रहा है। आपने काऊ के साथ दा लगा दिया तो पूरी जाति को शो कर रहा है। द इंडियंस का मतलब हो जाएगा पूरी जाति, इंडियंस के लोग सभी। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकैपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। यहाँ ये सेंटेंस मेरी राय में है बिल्कुल करेक्ट। इस सेंटेंस में कोई एरर यहाँ फिलहाल किसी प्रकार की नहीं है। यस, अगर आप किसी भी समुदाय से पहले जो आपकी, जैसे कि आपका वर्ड है इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश से पहले लगा रहे हैं दा तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा जाति सूचक अंग्रेजों। क्या हो जाएगा आपका ये? अंग्रेजों। अगर आप हिंदी से पहले लगा रहे हैं दा तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा जाति सूचक हिंदुओं। क्या हो जाएगा आपका ये? हिंदुओं। पूरी जाति को ये इंडिकेट करने लगेगा, यानी कि इस सेंटेंस को हम कहेंगे नो एरर। इसका आंसर हो जाएगा डी। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। इक्वेटर से पहले आपको लगाना होगा दा। यस, द इक्वेटर, जो भी चीज़ दुनिया में यूनिक है या डेफिनेट है, उससे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं दा का। फिलहाल इसी कंडीशन को देखते हुए आपको यहाँ पे दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक यूनिक चीज़ है। द इक्वेटर, द सन, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द साउदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि इक्वेटर जो है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। देखिए, मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, ये ध्यान रखें आप। तो ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ करके ज्योग्राफी सोचने लगे, लिख लें इसको नोट्स में ही। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली मैं। इक्वेटर है जैसे मान लीजिए कोई, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसे बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। और इनसे पहले भी आपको दा लगाना होगा, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द साउदर्न हेमिस्फीयर।
यस, इस तरह से ये सेंटेंस आपके हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट। सो ये था आपका आज मिरर ऑफ कॉमन एरर से एक सेट पेपर, सेट नंबर 253। अब मिलते हैं आपसे कल अगले सेट के साथ में। हो सकता है कि कल मैं आपको PQRS का अलग से टॉपिक दूं या फिर क्लोज टेस्ट की एक अलग से वीडियो दूं। इन दोनों में से कोई एक वीडियो आएगी। कल मिरर ऑफ कॉमन एरर जो है आपकी गायब रहेगी। यस, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी के साथ जारी रखें। आप मेरी कोई पिछली वीडियो कल मिरर ऑफ कॉमन एरर की लगा देना जो आपने अब तक ना करी हो। यस, साथ ही साथ मैंने कल आपको एक टारगेट दिया था कि आप मेरी सभी पिछली वीडियोज़ को जो है एक बार लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं जा करके, जिससे कि हमारे कुछ व्यूज़ एकदम तेज़ी से बढ़ जाएं। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।